साथियों, अगर हम लोग, जैसा कि हमारा आज का विषय है, जिस तरीके की पॉलिसीज़ हैं और उसके खिलाफ स्टेट का जो रिप्रेशन है, उसके खिलाफ जो इस तरीके का रेजिस्टेंस है, और इन तमाम चीज़ों को अगर हम लोग जयपाल के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आएंगी। और मैं उस बात को यहीं से शुरू करता हूं जहां नितिन सर ने खत्म किया था। उसका अगला हिस्सा इस तरीके से है, जिसको जयपाल सिंह मुंडा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 30 अप्रैल 1947 को कहा था कि जल, जंगल और जमीन आदिवासी जीवन का आधार है। उन्होंने कहा था कि इन तीनों के बिना हम आदिवासियों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह पॉसिबल ही नहीं है कि आप तीनों उनसे छीन लें और आप उम्मीद करें कि आदिवासी सस्टेन करेंगे, आदिवासी सरवाइव करेंगे, आदिवासी जिंदा रहेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। और फिलहाल जिस तरीके का मामला चल रहा है, जिस तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनको अगर हम लोग ठीक ढंग से समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि ये वही पॉलिसीज हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के दौर से चली आ रही थी। अंग्रेजी हुकूमत ने यहां आकर के सबसे पहले इस लूट को आगे बढ़ाया था, शुरू किया था। दरअसल जब उन्होंने फॉरेस्ट को लेकर के पॉलिसीज बनाई, उन्होंने आदिवासी इलाकों की डेमोग्राफीज को चेंज करने के लिए नॉन आदिवासीज को वहां पर बसाना शुरू किया। वो मनी लैंडर्स को लेकर के गए, पुलिस की चौकियां बसाई। उसके साथ साथ उन्होंने जंगलों का डिस्ट्रीब्यूशन किया कि ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट होगा, ये किसी और तरीके का फॉरेस्ट होगा, ये तीसरे तरह की कैटेगरी होगी, ये चौथे तरह की कैटेगरीज होंगी। और ये जो सिलसिला वहां से शुरू हुआ था, उसका एक मकसद था। उसका मकसद ये था कि किस तरीके से जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो कंपनीज उस दौर में यहां पर एग्जिस्ट कर रही थी, उन सबको मुनाफा कमाया जा सके, वो किस तरीके से प्रॉफिट अपना जनरेट कर पाए, इसके लिए उन्होंने ये पॉलिसीज बनाई थी। आजादी के बाद में ये पॉलिसीज इसी तरीके से कंटिन्यू रही। जो भी सरकारें आई, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, उन्होंने एक ही काम किया। आदिवासियों के केस में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने आदिवासी इलाकों को एक तरीके से खदान के रूप में समझा, एक ऐसे इलाके के रूप में समझा जहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे या रिसोर्सेज हैं। और उसका एक ही मकसद था सरकारों के लिए कि यहां से किस तरीके से अधिक लूटा जा सके, और उस लूट के पैसे का, उस लूट का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके लिए उन्होंने तमाम तरीके की पॉलिसीज बनाई। आप उनकी फॉरेस्ट की पॉलिसीज देख लीजिए, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई पॉलिसीज को देख लीजिए। अभी हम लोग देख रहे थे कि कुछ दिन पहले ऑस्कर के लिए एक फिल्म का नामांकन हुआ था। 2 एक्चुअली फिल्में गई थी जिनको ऑस्कर मिला, एक को गाने के लिए मिला, एक को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का मिला था, द एलिफेंट विस्पर्स। फिल्म आप देखिए तो पता चलेगा कितना अच्छा है मामला। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हम सबने सेलिब्रेट किया द एलिफेंट विस्पर्स को, लेकिन एट द सेम टाइम हम भूल गए कि हाथियों की जो जगह थी, जो जंगल उनके लिए रिजर्व थे, लाइक हसदेव का जंगल, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, अभी कुछ जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट वहां से किया था कि अभी वहां पर माइनिंग की ये सिचुएशन है कि अगर तुरंत वहां पर नहीं रोक लगाई गई तो जो इंसान और हाथियों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तुरंत शुरू हो जाएगा और बढ़ जाएगा, जो चल रहा है। ये 2 अलग अलग तरीके की चीजें हैं कि हम एलिफेंट विस्पर्स को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम दरअसल उनके जंगलों को खत्म कर रहे हैं। हमने देखा, पूरे देश भर में देख लीजिए किस तरीके से माइनिंग का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। और जो लूट है, वो लूट सिर्फ हाथियों तक सीमित नहीं है, वो पूरे के पूरे जंगल में फैली हुई है और जंगल के आसपास के तमाम इलाकों में, और वहां से उस लूट के जरिए आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। आप याद कीजिए 2 साल पहले जब कोविड की सिचुएशन थी, गुजरात के भीतर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो वही आदिवासी इलाका है और आदिवासियों की जमीनें छीन करके वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया।
जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, उस समय पर उसी इलाके का, उसके नियर बाई जो इलाका था, वहां पर टूरिस्टों के लिए पार्किंग की बेहतर फैसिलिटीज हो, इसके लिए 12 गांवों को उजाड़ा गया। जब आप लोग सब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भाग रहे थे, हॉस्पिटलों में बेड के लिए भाग रहे थे, उस समय पर यह सिचुएशन सिर्फ हसदेव तक सीमित नहीं थी, यह सिचुएशन सिर्फ सिलगेर तक सीमित नहीं है। आप देखिए कि नेतरहाट के आदिवासी पिछले लगभग 50 साल से ज्यादा वक्त हो चला है जब उस फायरिंग रेंज के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि इस फायरिंग रेंज की जो हर साल नोटिफिकेशंस आती हैं, हर 10 साल के बाद उन्हें रद्द किया जाए। लेकिन पिछले साल ये उस फायरिंग रेंज के नोटिफिकेशन को एक्सटेंड नहीं किया गया, लेकिन अब फिर से लग रहा है कि हरियाणा, जो झारखंड की सरकार है, उसको एक्सटेंड करने जा रही है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगातार तमाम आदिवासी बाहुल इलाकों में, चाहे वो राजस्थान का इलाका हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश का हिस्सा हो या कहीं और हिस्सा हो, वहां पता चलेगा कि उनकी जमीनों को, उनके जंगलों को और उनके जल को जो है छीना जा रहा है उनसे, और उनसे किस तरीके से मुनाफा कमाया जा सकता है, इस दिशा में हमारी सरकारें लगी हुई। कोई एक पार्टी नहीं उसमें शामिल है, तमाम पार्टियां उसमें शामिल हैं। तो ऐसे में अगर आप समझेंगे तो पाएंगे कि इस पूरी की पूरी लूट में दरअसल आदिवासी को इग्नोर कर दिया गया है। जो रिसोर्सेज, जो संवैधानिक प्रावधान उसके लिए बने थे, जो कानूनी प्रावधान उसके बाद में लाए गए, और कई तरीके के प्रोविजंस थे, उन सबको डाइल्यूट कर दिया गया। अभी 3-4 दिन पहले का एक न्यूज आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश के भीतर, जहां सरकार ने कहा है कि ST-SC की जमीनों को खरीदने के लिए अब आपको SDM की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अब आप सोच करके देखिए ऐसे में क्या होगा वहां पर, किस तरीके से जो लोग बाहर से जा रहे हैं वहां पर, वो जबरदस्ती या प्रशासन खुद उनसे जमीनों को नहीं छीनेगा, जैसे कि हसदेव में छीन रहा है, जैसे कि बाकी इलाकों में छीन रहा है। वो उत्तर प्रदेश ने अब पॉलिसी बना दिया है कि अब परमिशन की जरूरत नहीं है। ग्राम सभाओं की परमिशन तो पहले ही छत्तीसगढ़ और झारखंड में खत्म कर दी गई थी। पेशा एक्ट 1996 आया, कहा गया कि देश के 10 जो आदिवासी बाहुल इलाके हैं उनमें लागू होगा, लेकिन सब में लागू नहीं हुआ। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी हर साल रिपोर्ट जो है सबमिट करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में हर स्टेट के लिए, हर राज्यपाल के लिए मैंडेटरी था, आप पाएंगे कि ज्यादातर स्टेट्स ने कभी सबमिट ही नहीं की पिछले 7-8 सालों में। दूसरी तरफ आप देखिए कि माइनिंग के लिए फर्जी ग्राम सभाएं बना ली गई। ऐसे लोगों के सिग्नेचर करा लिए जो कई साल पहले मर चुके हैं, उनके फर्जी सिग्नेचर्स करा करके माइनिंग्स का जो है परमिशंस ले ली गई। आप याद कीजिए, जिस हसदेव की इतनी बातचीत हो रही है और जिन जंगलों की बातचीत हो रही थी और जो पेड़ वहां से काटे गए, छत्तीसगढ़ सरकार ने डेटा दिया कि हमने मात्र 8000 पेड़ काटे हैं और प्रति पेड़ मुआवजा तय किया गया 150 रुपए। दिल्ली के भीतर आप गमला नहीं खरीद पाएंगे 150 रुपए में, लेकिन उन्होंने मुआवजे के रूप में 150 रुपए तय किया गया। पिछले साल कहा गया कि वहां पर माइनिंग्स नहीं होगी, इस तरीके के उन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए असेंबली के भीतर, लेकिन आज तक ऐसा उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया, एक्शंस में नहीं लाया गया। तो ऐसे में आप देखेंगे तो पिछले 75 सालों में इस देश के आदिवासियों को इस देश की सरकारों ने दरअसल इग्नोर कर दिया है, उसे भुला दिया है। उनका सिर्फ इस्तेमाल एक डेटा के तरह किया जा रहा है। अभय खाका कहते थे ना, अभय खाका की कविता थी कि आई एम नॉट योर डेटा। लेकिन हमारी सरकारों ने आदिवासियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डेटा के तौर पर किया। उन्हें दिखता है कि लगभग 9% आदिवासी आबादी है। 8.6% का डेटा 2011 का है। अभी आप देखेंगे लगभग 9% आबादी है। उन्हें पता है कि ये 9% आदिवासी आबादी जो है आज की तारीख में कहीं भी यूनाइटेड नहीं है, एकजुट नहीं है, उसको किसी तरीके से लूटा जा सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे तो अलग अलग इलाकों में उसको जो है डिवाइड करके रखा हुआ। आप पता चलेगा कि हर एक तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। आप याद कीजिए 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था।
इस देश की सरकार ने पास किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कहा गया कि जंगलों के भीतर या और इस तरीके के इलाकों में जो आदिवासी रह रहे हैं उन्हें जमीनों पर पट्टे दिए जाएंगे, इंडिविजुअल लेवल पर, परिवार के लेवल पर, और कम्युनिटी लैंड का भी पट्टा मिलेगा। लेकिन 2007 में उस एक्ट के आने के 1 साल बाद ही उस एक्ट के खिलाफ में 3 एनजीओज सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं। उन एनजीओज में कहा गया कि उनमें से कोई एक तो शेर बचाता है, कोई दूसरा चीता बचाता है, एक कोई भालू बचाता है। बड़े बड़े कंपनियों ने उनको फंड किया और उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आदिवासियों को जमीन पर पट्टे दिए गए तो इससे जंगली जीव जंतुओं को खतरा होगा, वो खतरे में आ जाएंगे। इसलिए जीव जंतुओं को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आदिवासियों को जमीन पर पट्टे नहीं दिए जाने चाहिए। इस तरीके का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के भीतर दिया गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका आउटकम 2019 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने, जिन कम्युनिटीज ने, जिन गांवों ने, जिन इंडिविजुअल फैमिलीज ने क्लेम इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अपना किया है स्टेट के पास में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, और उनमें से जिनके क्लेम पास हो गए, सिर्फ इन्हीं के पास रहने का हक है, बाकी सबको अपनी जमीनें खाली करनी होंगी। और आप देखिए इस देश में लगभग फिलहाल 12 करोड़ की आदिवासी आबादी है। 2019 का डेटा कह रहा था कि मात्र 42 लाख ने जमीनों पर पट्टे के लिए अपना जो है एप्लीकेशन फाइल किया था, स्टेट के पास भेजा था। उन 42 लाख में से मात्र 19 लाख एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया है, मात्र 19 लाख एप्लीकेशंस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को स्टे कर दिया, लेकिन आप सोचिए कि जिस दिन उस ऑर्डर पर से स्टे हटेगा उस दिन किस तरीके का चित्रण यहां पर होगा, किस तरीके की कंडीशंस होंगी। जिन लोगों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई है, जिन लोगों ने अपने एप्लीकेशंस दायर ही नहीं किए, फाइल ही नहीं किए, क्लेम ही नहीं किया, उन सब आदिवासियों का क्या होगा। अभी से वो मंजर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के भीतर बड़ा सारा आदिवासी बाहुल इलाका है जिसको कि वन विभाग के अधिकारी अपना बताकर के छीन लेते हैं, और जब उन इलाकों में वो जाते हैं और जब उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है किसी पूंजीपति का या किसी माइनिंग की कंपनी का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पर्टिकुलर नेता का जब प्रेशर होगा, वो तुरंत जाकर के आदिवासियों को उन जमीनों से खदेड़ना शुरू करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास तो पट्टा है ही नहीं, अगर है तो पट्टा दिखाइए, रह लीजिए, अन्यथा खाली कीजिए। लेकिन एक बात यहां से हम बता देना चाहते हैं कि इस देश में सरकारों के एग्जिस्टेंस से पहले से आदिवासी रहते आए हैं। हमें किसी को कोई पट्टा दिखाने की जरूरत नहीं है। इन सरकारों को आए हुए कुछ ही साल हुए हैं, कुछ ही दशक हुए हैं, लेकिन इस देश में आदिवासी पिछले हजारों सालों से रहते आए हैं और किसी के पास यह हक नहीं है कि हमसे हमारी जमीनें छीन ले। उन्हें जिनको ये विकास करना है उन्हें क्लियर कट बता देते हैं, आपको विकास करना है, आप अपनी जमीन का इस्तेमाल कीजिए, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। आपको विकसित होना है, विकासशील होना है, इससे ऊपर कुछ होना है, हो जाइए, हमको जरूरत नहीं है। हमको अगर जरूरत होगी हम खुद अपना तय करेंगे, लेकिन हम अपनी जमीनें नहीं देंगे। आप दरअसल कर क्या रहे हैं? विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीनों से खदेड़ रहे हैं, उनके जंगलों को छीन रहे हैं, और जब वो विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सली बताकर के जेल में डाल देते हैं। ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है, इस सिलसिले को रुकना चाहिए। नक्सली बताकर के जेलों में बंद करने का सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा है इस देश के भीतर। इसी 4-5 महीने पहले हमने देखा था 25 नवंबर 2022 को माननीय राष्ट्रपति साहिबा ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने एक बात कही थी जिसे गौर करने लायक है। उन्होंने बात कहा था कि इस देश की जेलों में कौन बंद है, जरा पता कीजिए, किन समाजों से वो लोग आते हैं,
और क्या उनका जुर्म है, आपको पता चलेगा। एक वाकया मैं कल ही रात पढ़ रहा था। एक व्यक्ति जिसको 1942 में जेल हुई थी आजादी की लड़ाई में, और आप जानकर के हैरान होंगे वो 2005 में रिहा हुआ। असम से 1942 की लड़ाई में जो व्यक्ति जेल गया था वो 2005 में रिहा होता है। सरकार ने कंपनसेशन दिया 3 लाख का मुआवजा और हर महीने उसकी आजीविका के लिए 1000 रुपया। असम का व्यक्ति था, आदिवासी व्यक्ति था। ये सिचुएशन किस तरीके की है? क्या हमें नहीं पता था कि हमारा देश आजाद हो चुका है तो इस तरीके के जो लोग जेल में गए थे उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए था? लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था। वो व्यक्ति असम के किसी ट्राइब से आता था, वो असमीज तक नहीं जानता। किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने उसकी न्यूज को दिल्ली तक पहुंचाया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और तब जाकर के उसको रिहा किया गया। ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है, इन देश की सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने आदिवासियों को केवल डेटा तक समेट करके रख दिया है। और लगातार एक बात आदिवासियों को सिखाई जा रही है, वो संविधान सभा में भी सिखाई गई थी, उससे पहले भी सिखाई जा रही थी, और कहा जा रहा था नॉन आदिवासियों के द्वारा कि इस देश के आदिवासी वो अपने बारे में अपना हित नहीं जानते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपना बेहतर भविष्य नहीं जानते हैं। तो उन लोगों को संविधान सभा में भी जवाब दिया गया था कि आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी फिक्र कर लीजिए। आजादी के 75 साल बाद भी ये सवाल और ये जवाब हम दोहरा देते हैं कि आप गैर आदिवासी लोग आदिवासियों की फिक्र करना छोड़ दीजिए। आपने दरअसल फिक्र के चक्कर में आदिवासियों को तबाह किया है। दरअसल आप फिक्र नहीं करते, उस इलाके में जो रिसोर्सेज है उनके लूट के लिए हमदर्दी दिखा करके आते हैं वहां पर और लूट करके चले जाते हैं। वहां पर सिर्फ जो आप देखेंगे तो तबाही के मंजर के अलावा दूसरी कोई चीज उन इलाकों में नहीं दिखती है बाद में। इसलिए फिक्र करना छोड़ दीजिए। और जिस बात को हमारे साथी ने शुरू किया था वो बात को कहकर के मैं खत्म करूंगा कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में जिसे हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर, देश में और दुनिया भर के भीतर ये जो डेमोक्रेसी सिखाने का परंपरा है, यह आदिवासियों को तो बिल्कुल मत सिखाइए। आदिवासी इस दुनिया के सबसे डेमोक्रेटिक लोग हैं। आज तक बता दीजिए कहीं किसी आदिवासी ने दूसरे इलाकों में जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया हो, कहीं एम्पायर्स बनाए हो, किसी आदिवासी इलाके के लोगों ने दूसरे इलाकों में जाकर के दूसरों की जमीनें कब्जाई हो? आप देखेंगे तो पाएंगे आदिवासी समाज के भीतर प्राइवेट प्रॉपर्टी का नोशन तक एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां कम्युनिटी लैंड का मसला है, कलेक्टिव ओनरशिप का मामला है। लेकिन आप जाते हैं डेमोक्रेसी सिखाने के लिए, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। वो बहुत सीखे हुए लोग हैं और वो इतने सालों से सीखे हुए लोग हैं कि अब आप तो बहुत नए नए सीखे हैं। अभी कुछ दिनों पहले नहीं, दरअसल साल भर से एक प्रोजेक्ट चल रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड में भीतर। यह अंडमान निकोबार वही इलाका है जहां जारवाज की संख्या कुछ हजार के भीतर रह गई है। अब वहां कहा जा रहा है कि वहां पर्यटन विकसित किया जाएगा, उसके लिए एक बड़ा जो है एयरपोर्ट भी बन रहा है और एक जो है इंटरनेशनल कंटेनर जो है समथिंग कुछ जो ये जो पानी के जहाज वगैरह जो चलते हैं उनको स्टे करने के लिए एक पोर्ट बनाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि यहां पर दरअसल टूरिस्ट का अट्रैक्शन होगा, यहां ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। लेकिन एक सवाल है, वो टूरिस्ट किसकी कीमत पर आएंगे? क्या उन सबके बनने से आदिवासियों की स्थिति में सुधार आएगा या उनका वहां पर खात्मा होगा?
हम लोग जानते हैं दरअसल ये प्रोजेक्ट आदिवासियों के खात्मे के लिए है। आप देखिए तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया जो आदिवासी बाहुल इलाका था और उन इलाकों में जहां पर अनुसूची 5 लागू थी, पेशा एक्ट लागू था, उन इलाकों में एक चीज बहुत तेजी से देखने को मिली है पिछले 25-30 सालों में। डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर छोटे से छोटे कस्बे को नगर पालिका बना दिया गया। शहर का जो दायरा था उसको बढ़ा दिया गया और उसके जरिए किया क्या गया, जैसे वो नगर पालिका बढ़ी, शहर का इलाके में वो सब जमीनें आई, तुरंत उस इलाके से जो है आदिवासी जो अनुसूची 5 का जो दायरा है वो इलाका बाहर निकल गया। उस पॉपुलेशन को दरअसल जनरल पॉपुलेशन के साथ काउंट कर दिया गया और उसका नतीजा यह निकला कि उस इलाके में, उस शहर के आसपास जो लोग रहते थे, उस म्यूनिसिपैलिटी के आसपास जो लोग रह रहे थे, नगर पालिका के आसपास जो लोग रह रहे थे, उन सबको धीरे धीरे उनकी लैंड्स को दूसरे तरीके से जो है खत्म कर दिया गया और या फिर सरकारों ने अपने फायदे में ले लिया गया। तो ये जो डेमोग्राफी को भी बदलने का सिलसिला चल रहा है इस देश में, इसको भी हमें समझने की जरूरत है साथियों। दरअसल जयपाल ने अपनी जो बायोग्राफी थी, ये बायोग्राफी अभी रिसेंटली आई, हालांकि ये 2004 में आई थी लोवीर सेंड्रा के नाम से, अब कुछ नए नाम से इन एंड आदिवासी डम। इसमें एक चैप्टर है लोवीर सेंड्रा, जो पुरानी बायोग्राफी का टाइटल भी था, ऑटोबायोग्राफी का। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यह था कि आदिवासियों के बीच में जो शिकार की परंपरा रही है, उसमें होता यह है कि आदिवासी लोग शिकार को घेर लेते हैं चारों तरफ से और घेर करके उस शिकार को किया जाता है और फिर उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यह शिकार के केस में होता था, लेकिन आज की तारीख में यह आदिवासियों के केस में है। आदिवासियों को चारों तरफ से घेर लिया गया, कंपनियों ने घेरा, सरकारों ने घेरा, एनजीओज ने घेरा और एनवायरमेंटलिज्म के नाम पर या एनवायरमेंट मूवमेंट के नाम पर जो लोग शहरों से गए उन्होंने घेर लिया और जो बच गए वो और तमाम तरीके के लोग जो हितैषी बनकर गए उन्होंने घेर लिया और घेर करके उनका दरअसल शिकार किया गया। यह शिकार पिछले 75 सालों से जारी है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि यह बंद कर दीजिए और एक बात आपको भी बता देना चाहते हैं कि अगर यह बंद नहीं हुआ तो जिस तरीके की सिचुएशन अमेरिका के भीतर रेड इंडियंस की हुई थी, वहां पर उनको लगभग खत्म कर दिया गया है। जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया के भीतर हो रही है कि आदिवासी वहां के इंडिजिनियस तो लोग हैं उनको खत्म कर दिया गया, इस देश में भी उनको खत्म कर दिया जाएगा। उनकी पहचान को मिटा दिया जाएगा, उनके इतिहास को मिटा दिया जाएगा, उनकी कल्चर को मिटा दिया जाएगा। और इतिहास का जो हमला है वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट वो तो बहुत बेहतर से जानते हैं, और जो नहीं भी है उन्होंने ये आरआरआर मूवी देखी होगी। उस मूवी को देखिए किस तरीके से आदिवासी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके हिंदुत्व के खांचे में डाल दिया गया। एक को राम बना दिया गया, एक को भीम बना दिया गया, एक को सीता बना दिया गया, जबकि जिस व्यक्ति के ऊपर यह बेस थी वो आदिवासी नायक कोमरम भीम, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 1910 और 11 में तेलंगाना के इलाके में, आदिलाबाद उस समय जब कहा जाता था, उस इलाके में जल जंगल और जमीन का नारा देकर के अपने रिसोर्सेज को बचाया था। उस जल जंगल और जमीन के नारे को सिर्फ फिल्म में एक पोस्टर के बतौर इस्तेमाल किया गया बैकग्राउंड में, लेकिन उस पूरी की पूरी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ करके एक दूसरे ढांचे की तरफ धकेल दिया गया। इसलिए बहुत जरूरत है इस हमले के खिलाफ एकजुट होने की, अन्यथा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और एक चीज जान लीजिए, आदिवासियों के बाद में दूसरा नंबर तो आपका भी आएगा, जो गैर आदिवासी है, क्योंकि ये लिस्ट जो है, ये जो हमला है, अचानक से रुकेगा नहीं। अभी तो हम एक अडानी देख रहे हैं, और भी लोगों को देख रहे हैं, दुनिया भर में देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी कैपिटल का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। सारी पूंजी कुछ लोगों के हाथों में जा रही है। तो अगला नंबर आदिवासियों के बाद आपका है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को एकजुट होकर के
आदिवासियों के हक में खड़े होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, होल जोहार।